15 दिसंबर 2023 मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जाता है रोहित शर्मा के बदले। रोहित शर्मा नहीं, हार्दिक पांड्या करेंगे मुंबई इंडियंस की कप्तानी इन सीजन 2024। Moving on to some breaking updates coming in, Hardik Pandya has been named as the captain of Mumbai. इस फैसले के बाद एक ऐसी चीज हुई जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। उस आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 डार्क सीक्रेट्स जानेंगे आईपीएल के बारे में जो आपने बहुत कम सुने होंगे। आईपीएल की पहली डार्क रियलिटी, और वो है चढ़ते हुए सूरज को नमस्कार। सो अगर हम हार्दिक पांड्या के कैप्टनसी की बात करें तो उन्हें ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो है ट्रोलिंग। जी हाँ दोस्तों, किसी इंडियन क्रिकेटर को इस लेवल पे कभी भी ट्रोल नहीं किया गया था। एंड जहां तक बात रोहित शर्मा की है, उन्हें बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले कैप्टन्स नहीं चेंज हुए, कैप्टन्स चेंज हुए हैं, पर रोहित शर्मा की जो फैन फॉलोइंग है वो अलग ही लेवल पे है एंड लोग उनसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। इसलिए जब लोगों को पता चला कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन बनने वाले हैं, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के लिए भी कैप्टनसी निभाई है, पर जब वो मुंबई इंडियंस में एज अ कैप्टन आए तो ये बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड मुंबई इंडियंस के फैंस उनको बहुत ही ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि कैसे एक प्लेयर को ज्यादा पैसे देके टीम में लाया जाता है एंड उन्हें एक कैप्टनसी की पोजीशन दी जाती है, और पैसों की वजह से वो प्लेयर अपनी टीम छोड़कर किसी दूसरे टीम में आ जाता है। और इन्हीं सब बातों को लोग आपस में जोड़कर ऐसा बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ पैसों के लिए हुई है एंड उन्हें एक नया नाम दिया गया है, और वो नाम है कि हार्दिक बेवफा है। और ये सारी चीजें रोहित शर्मा को देखी नहीं गई एंड उन्हें फैंस को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि हार्दिक पांड्या को वो ट्रोल बिल्कुल ना करे। रिसेंटली हार्दिक पांड्या को सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में है, वहां पर विजिट करते हुए देखा गया। शायद उन्हें भी ये एहसास हो गया है कि शायद भगवान ही उनकी अब नैया को पार लगा सकते हैं। और अगर आप कुछ साल पहले की बात करो तो एक टर्म बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में था, और वो था फिक्सिंग। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज है आईपीएल मैच फिक्सिंग। जब किसी मैच को खेल से बदलने के बजाय अगर फिक्स रिजल्ट द्वारा अनाउंस किया जाए तो उसे हम फिक्सिंग कहते हैं। और ये स्पोर्ट्स फिक्सिंग कुछ ही साल पहले बहुत ही ज्यादा चर्चित में आया है, पर आखिरकार ये फिक्सिंग आई कहां से, कैसे लोगों को पता चला कि हाँ ये सारी चीजें आईपीएल के अंदर हो रही है, चलिए उसे जानते हैं। देखो, स्पोर्ट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, लेकिन इसमें लूटता सिर्फ आम आदमी ही है, क्योंकि मैच फिक्सिंग में तो पूरा खेल पहले से ही तय होता है, पर स्पोर्ट फिक्सिंग में कोई भी टीम या खिलाड़ी मैच के सिर्फ उस हिस्से में धंधाले करता है जो स्पोर्ट फिक्सिंग किया जाता है। अभी हम स्पोर्ट फिक्सिंग को डिटेल में समझते हैं। जब किसी ओवर के किसी गेंद पर जानबूझकर व्हाइट बॉल या नो बॉल फेंकना, यही नहीं, स्पोर्ट फिक्सिंग एक क्रिकेटर और एक सट्टेबाज के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग से तय होती है। वैसे इंडिया में तो फिक्सिंग इल्लीगल है, पर कई देशों में इसे मान्यता मिल चुकी है, और इन्हीं देशों में बैठकर लोग जो है किसी भी स्पोर्ट प्लेयर को खरीद कर मैच फिक्सिंग करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2013 में श्रीशांत के साथ। आईपीएल में अगर स्पोर्ट फिक्सिंग की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है श्रीशांत का, क्योंकि उन पर ही ये सबसे बड़ा आरोप लगाया गया था। और आरोप ये लगाया गया था कि उन्होंने साल 2013 में अपने कमर में गमछा बांधकर सट्टा लगाने वालों को ये इशारा दिया कि वो अगले ओवर में 14 या उससे ज्यादा रन देने वाले हैं। फिर क्या था, ये मामला ऐसे उछला कि उनका पूरा करियर दांव पे लग गया। और यही नहीं, साल 2013 में सिर्फ श्रीशांत के मैच में ही स्पोर्ट फिक्सिंग नहीं हुई थी, बल्कि उस साल मुंबई में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच में 5 मई को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स के बीच में, 9 मई को मोहाली में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स लेवल पंजाब के बीच में हुए मैच में भी स्पोर्ट फिक्सिंग की गई थी। इतने लेवल पे बातें सामने आने के बाद भी बीसीसीआई ने कोई खास कार्रवाई नहीं करी जिससे ये सब बंद हो। इसी बात को देखते हुए काफी लोगों का कहना है कि बीसीसीआई में
गवर्नमेंट का इंटरफियर होना चाहिए। इवन आज भी ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। अगर हम बीसीसीआई की बात कर ही रहे तो इसका अगला डार्क सीक्रेट भी जान लो। बीसीसीआई की वर्थ 3000 करोड़। कैसे? बीसीसीआई द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है जिसका निर्माण 1928 में एक समिति के रूप में हुआ था, वो भी मात्र 6 रीजनल बॉडीज मेंबर्स के साथ, जिसका मकसद ब्रिटिश मोनोपोली को क्रिकेट से खत्म करना था। और आज की डेट में बात करें तो ये 30 फुल टाइम मेंबर्स के साथ 3308 करोड़ की वर्थ है। वही आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी बीसीसीआई के स्नेहचलन में। अभी बात ये आती है कि आईपीएल इस साल इतना चर्चे में क्यों है। इस बार आईपीएल ऑक्शन में पहले ही कई टीम्स ने आपसी सहमति से कई खिलाड़ियों का ट्रांसफर कर लिया था, जैसे हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाना या फिर शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस का कैप्टन बनाना। और इस बार ऑक्शन विदेश में हुआ था और ये ऐसा पहली बार हुआ था कि आईपीएल 2024 प्लेयर्स का ऑक्शन विदेश में हुआ। और ये ऑक्शन हुआ था दुबई के कोको कोला एरेना में। 10 टीमों ने 230.45 करोड़ रुपीस के 72 प्लेयर्स को खरीदा। और आपको पता है इसमें से सबसे महंगा बिकने वाला प्लेयर कौन सा है? मिचेल स्टार्क, 24.75 करोड़। ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारी भरकम 24.75 करोड़ में खरीदा है। और ये एक अंतराल के बाद आईपीएल में शानदार वापसी करने के लिए तैयार है। आप सभी लोगों के मन में एक सवाल तो डेफिनेटली होगा, ये हम जियो सिनेमा पे आईपीएल फ्री में देखते हैं, तो आईपीएल पैसे कैसे कमाता है? उनका बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है? चलिए जानते हैं। 2007 में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लॉन्च करती है आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग, जो बिल्कुल आईपीएल की तरह थी और काफी प्लेयर्स इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये बात बीसीसीआई को पसंद नहीं आई और उसने ये रूल बना दिया, जो आईसीएल में खेलेगा उसे हमेशा के लिए बीसीसीआई से बैन कर दिया जाएगा। और साथ ही उसने अपने प्लेयर्स की प्राइस भी बढ़ा दी। इसके बाद खुद बीसीसीआई ने 2007 में आईपीएल लॉन्च किया, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी के सुपरविजन में बनी। ये आइडिया इन्होंने फुटबॉल इंग्लिश प्रीमियर लीग से लिया। अगर इसे अच्छे से समझा जाए तो बीसीसीआई गवर्निंग बॉडी है आईपीएल की। यहाँ सरप्राइजिंग बात यह है कि बीसीसीआई खुद एक प्राइवेट बॉडी है, ना कि गवर्नमेंट बॉडी। फिर भी बीसीसीआई के बनाए नियम के खिलाफ कोई नहीं जाता और आज करोड़ों की डील्स होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिकॉग्नाइज करती है बीसीसीआई को, जिसकी वजह से आज भी आईपीएल कंटिन्यू है। चलिए अब हम देखते हैं कि आईपीएल का एग्जैक्टली रेवेन्यू मॉडल क्या है। बीसीसीआई के साथ 3 और इम्पोर्टेंट बॉडीज है आईपीएल में। फर्स्ट, ब्रॉडकास्टर्स लाइक टीवी चैनल, जिसमें वी वॉच आईपीएल। सेकंड, आईपीएल टीम्स, जिससे भी प्राइवेट कंपनीज ओन करती है। एंड थर्ड, स्पॉन्सर्स, ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो आईपीएल और टीम्स को स्पॉन्सर करती है। आइए अब जानते हैं 2 तरीके जिससे आईपीएल सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है। फर्स्ट, बीसीसीआई को मिलता है पैसा स्पॉन्सर्स से, एंड ये स्पॉन्सर्स भी 2 तरीके के होते हैं। पहला है टाइटल स्पॉन्सर, जैसे टाटा आईपीएल, पेप्सी आईपीएल। 2024 से 2028 तक आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर है टाटा विथ $300 मिलियन डील, जिसमें से 50% बीसीसीआई रखता है और बाकी 50% आईपीएल टीम्स को दे दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स की। ऐसे ब्रांड्स जो आईपीएल के अलग अलग हिस्सों को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि रूपे, ड्रीम11, सीट एंड मच मोर। सेकंड, बीसीसीआई को मिलता है पैसा ब्रॉडकास्टर्स को राइट देके। सबसे पहले ये बात समझने की है कि जहां से सबसे ज्यादा पैसा, राइट्स भी उसी को। किसी ना किसी टीवी चैनल को तो मिलना तय है, पर किससे ये डिपेंड करता है अमाउंट पे। ₹23,575 करोड़ में स्टार इंडिया ने साल 2023 से 2027 तक के लिए टेलीविजन राइट्स खरीदे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, बीसीसीआई 50% रेवेन्यू देता है आईपीएल टीम्स के ओनर्स प्राइवेट कंपनीज को, और ये उसमें से कुछ अपने टीम प्लेयर्स पे खर्च करते हैं। अब ये तो बात हो गई बीसीसीआई के अर्निंग्स की। अब जो प्राइवेट कंपनीज इतना पैसा लगाती है, वो कैसे अर्न करती है? टीम और ब्रांड स्पॉन्सर से। जी हाँ, जो लोगोज आप प्लेयर्स के टी शर्ट पे देखते हैं या उनकी कैप पे होते हैं, इन सब का कंपनीज ब्रांड से पैसा लेती है। और जो हम टिकट खरीदते हैं उसका भी 80% अमाउंट जाता है आईपीएल टीम के पास। यानी कि
जैसे अगर मैच हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में तो मुंबई इंडियंस के पास पैसा जाएगा। ऑल्सो प्राइज अमाउंट एंड फाइनली जो टीम जीतती है उसे मिलता है 20 करोड़ और हाँ, बाकी जो अमाउंट है वो जाता है रनर अप को। और ये जो प्राइज है 20 करोड़ का, उसमें से आधा मिलता है टीम ओनर को और बाकी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लेयर्स में। इस बात से तो एक बात क्लियर है कि ये पूरा गेम मनी का है। ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट प्लेयर्स पसंद है, उनके इमोशंस पसंद है और इसी के बैकएंड में इतना सारा पैसा छुपा होता है और ये पूरा चल रहा होता है मनी गेम। खैर, इससे ये तो क्लियर है कि प्लेयर की वैल्यू और अर्निंग जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही उनकी ऑक्शंस वैल्यू और ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अभी बात करते हैं जियो सिनेमा के बारे में। जियो सिनेमा पे हम तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आईपीएल देखते हैं। सो जियो सिनेमा कैसे अर्न करता है? 23,758 करोड़ में जियो ने डिजिटल राइट्स खरीदे हैं साल 2023 से 2027 तक के लिए। अभी आप सोचोगे आखिर इतना पैसा क्यों लगाया जाता है? नेट कंज्यूमर्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 40 करोड़ पॉपुलेशन मोबाइल से देखना पसंद करती है। अगर आज ये रेशियो है तो सोचिए आने वाले सालों में ये कहां तक पहुंचेगा। वही अगर हम टीवी से मैच देखने वालों की बात करें तो उसमें भी जियो फाइबर का काफी इंपॉर्टेंस रोल है। इट मीन्स ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा है जियो को। जैसे कि 2016 में जियो एब्सोल्युटली फ्री था, बट इस स्ट्रेटेजी से उसने अपना कंज्यूमर्स को काफी बढ़ा लिया और बाद में उसी सर्विस को पेड कर दिया। लगभग मुझे भी याद है मैंने 2016 में सिम कार्ड लिया था एंड लगभग 2 साल तक उसका नेट और कॉलिंग हमें फ्री में मिला था। ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिल सकती है जियो सिनेमा पे आने वाले सालों में। जैसे ही मुकेश अंबानी ने राइट्स लिए, इमीडिएटली जियो सिनेमा पर 10 करोड़ डाउनलोड्स बढ़ गए। अभी आप मुझसे पूछोगे डाउनलोड्स के पीछे का प्रॉफिट? 0 एक्विजिशन कॉस्ट। हर कंपनी यूजर्स लाने के लिए पे करती है, वही जियो को बिना कुछ पैसे खर्च किए ऐसे ही 10 करोड़ डाउनलोड्स मिल गए, यानी कि पैसा बच गया। अभी डेफिनेटली मैच के बीच में एड्स भी आते होंगे। सो एड से क्या बेनिफिट होता होगा? जितने भी आप मैचेस देखते हो उस मैचेस के अंदर जो भी एड्स आते हैं उससे मिलता है बहुत सारा पैसा। तकरीबन एक 10 सेकंड की एड शो करने का 20 लाख रुपए, और अगर प्राइम टाइम पे है तो और अलग। सो जरा सोचिए 20 बार एड दिखाने पे 2 करोड़। इसी तरह से लगभग 20 स्पॉन्सर्स ऑलरेडी जियो के पास है। अभी तुम मानो या ना मानो 2 GB डेटा भी हमें बहुत ज्यादा कम पड़ता है एंड डेटा कंजम्पशन हमारा बहुत ही ज्यादा है। यूजर्स ज्यादा समय तक मैच देखने के लिए डेटा पैक एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाते हैं और इससे भी बड़ा ये है कि उन्हें न्यू यूजर्स भी मिलते हैं। इन ओवरऑल मोर ब्रांड वैल्यू, मोर मनी। अगर अभी हम आईपीओ की बात करें तो जियो अपना खुद का आईपीओ ला सकता है और उनका पूरा बेनिफिट मार्केट वैल्यू बढ़ाने का है। जियो मार्केट से पूरा कंपटीशन ही खत्म करने में लगा है। इतना पैसा आखिर कौन सी और कंपनी लगाएगी और मार्केट में मनमानी होगी सिर्फ जियो की। अगर आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो तो ये प्योर एंड प्रॉपर बिजनेस है। बीसीसीआई से लेकर आईपीएल की टीम्स, प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स सारे लोग अर्न करते हैं। बस ये एक ऑडियंस प्रेम ही है जो क्रिकेट को इतने सालों तक बरकरार रखा है। जब भी मैं ऑफिस से छूटता हूँ, मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि 10 में से 6 लोग तो आईपीएल मैच जरूर देख रहे होते हैं। एंड आज के टाइम में ऑडियंस का 5 मिनट का भी अटेंशन ग्रैब करना ये बहुत बड़ी बात होती है और हम पूरी की पूरी 1.5 घंटे की एक इनिंग देख लेते हैं, यानी कि 2 इनिंग के 3 से 3.5 घंटे हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमें मिलता क्या है? डेफिनेटली एंटरटेनमेंट, पर इसके पीछे का बिजनेस मॉडल तो मैंने आपको आज समझा ही दिया। और क्रिकेट ये खेल है भी तो ऐसा, इससे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा अटैच है। पर क्या पहले क्रिकेट नहीं खेला जाता था? क्या तब ऑडियंस प्लेयर्स को इतना प्यार नहीं करती थी? हर दिल में राज करने वाला ये गेम ऐसे ही मशहूर नहीं है, पर हाँ, जैसे जैसे दौर बदलता है वैसे ही उसका जरिया और तरीका भी। पैसा डेफिनेटली है, पर ऑडियंस का हेट और प्यार दोनों बढ़ता ही जाता है। और आजकल की जो हमारी जेन जी जनरेशन है उनको क्रिकेट में या फिर आईपीएल मैच देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जहां पर मैंने डार्क रियलिटी बताई है हमारी जेन जी की। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप आ रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर क्लिक कीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा उसी वीडियो में।